हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में, जहां पर हम कर रहे थे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका पार्ट 5। सो पार्ट 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ, जो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल में सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री एजुकेशन मिलती है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं ओम्स लॉ को। सो अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ की, क्लियर? सो ओम्स का मतलब बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। उनके नाम से उन्होंने मतलब इसको डिस्कवर करा था, तो उनके नाम से ये लॉ है। आगे बात करते हैं इस लॉ में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इस लॉ का, उसके बारे में इसके हम बाद में बात करेंगे इसकी डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले की। सो अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है इस चैप्टर में? अब तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बनती है। यह हमें बात समझ में आ गई थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमने समझा था कि हम एक पॉइंट पे हाई पोटेंशियल लगा रहे हैं और एक पॉइंट पे लो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज भाग रहा है। क्लियर? सो लोगों के ये दिमाग में आया कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कोई रिलेशन है? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? V और I के बीच में क्या रिलेशन है या नहीं? क्लियर? सो लोगों ने बहुत स्टडी करी और ओम्स ने स्टडी करके, एक प्रैक्टिकल स्टडी करके इनके बीच में रिलेशन निकाला, जिसको उन्होंने अपने नाम से एक लॉ कहा। अब उन्होंने देखो क्या स्टडी करा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा कुछ इस तरीके से। एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिया और यहाँ पर एक एमीटर लिया, एक वेरिएबल बैटरी ली। वेरिएबल बैटरी मतलब ये कि जिसका वोल्टेज हम डिसाइड कर सकें। अगर मुझे 1 वोल्टेज चाहिए तो मैं यहाँ पर 1 वोल्टेज लगा सकता हूँ, अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 लगा सकता हूँ। समझ में आता है? उन्होंने एक वोल्टमीटर लिया और कुछ इस तरीके से उसको कनेक्ट करा। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पर एक क्या है, की, एक स्विच है। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे ही इसको उन्होंने क्लोज करा तो क्या होगा? करंट फ्लो होगी। ये भी हम जानते हैं, जैसे आप इसे क्लोज करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। लेकिन उन्होंने देखो क्या करा, उन्होंने अलग अलग वोल्टेज ली। उन्होंने एक रीडिंग बनाई, एक टेबल बनाई कि पहले अगर मैं 1 वोल्टेज दे रहा हूं तो कितनी करंट फ्लो करती है। लेट्स से 0.5। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो 1 वोल्ट पे उन्होंने देखा कि इस वाले इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, 0.5। अब ये कौन बताएगा? हमारा एमीटर, जो सीरीज में लगाया जाता है। अच्छा, 2 वोल्टेज लगाने पे कितनी करंट फ्लो गई? 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे करके उन्होंने क्या बनाई? बहुत सारी टेबल बनाई। तो इस टेबल से ये समझ में आ रहा था कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, और अगर हम वोल्टेज को घटा रहे हैं तो करंट भी घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इस लॉ को ये कहा, इस एक्टिविटी से ये कहा कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा, और अगर मैं इसको घटा दूं तो इलेक्ट्रिक करंट भी घट जाएगा। ये वाली बात समझ में आती है? अच्छा, तो एक तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी। उसके बाद अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें, तो जब आप इनका ग्राफ बनाया गया वोल्टेज का और करंट का, वोल्टेज रखा 1, करंट आई 0.5, ऐसे करके जब ग्राफ बनाया गया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आया। कैसा ग्राफ आया? एक स्ट्रेट लाइन आया। अब वो क्या दिखा रहा है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बेसिकली में क्या दिखाता है? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी हम V/I का रेशियो निकाल रहे थे, चाहे कोई भी V हो, कोई भी करंट हो, जब भी हम V/I का रेशियो निकाल रहे थे वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा था। कांस्टेंट मतलब जो बदले ना। क्लियर? यहां पर देखो कितना आएगा, 2, यहां पर 2, हमेशा क्या आ रहा था? कांस्टेंट। अच्छा, इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया? इस कांस्टेंट को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्लियर? वो मैं आगे आपको बात करूंगा, अभी नहीं। अच्छा, सवाल एक छोटा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या कांस्टेंट हर एक चीज के लिए, मतलब ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही थी, जैसे यहाँ पर 2 आ रही है, क्या हमेशा 2 ही आएगी? नहीं, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए 2 आ रही है। जब उन्होंने इस इलेक्ट्रिक बल्ब को हटा के मान लीजिए कोई फैन ले लिया, तब इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और आ रही थी। क्लियर? जब उन्होंने कोई कॉपर का वायर ले लिया तब इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और आ रही थी। जब उन्होंने एल्यूमिनियम की शीट ले ली तब इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और आ रही थी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हर एक कंडक्टर का
ध्यान से सुनिएगा मेरी इस लाइन को, हर एक कंडक्टर का एक अलग कांस्टेंट होगा, एक अलग कांस्टेंट होगा। एल्यूमिनियम का कोई और कांस्टेंट होगा, कॉपर का कोई और कांस्टेंट होगा, जिंक का कोई और कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से हर एक कंडक्टर का अगर यहाँ पर आप फैन लगा दोगे तो उसका जो कांस्टेंट होगा वो कोई और होगा। इतनी बात समझ में आती है। और इसी कांस्टेंट को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर, अभी चर्चा नहीं करते इसके बारे में, अभी हम ओम्स लॉ को समझ लेते हैं, बेसिक सी बातें समझ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसका एक क्वांटिटी है कंडक्टर की। क्लियर, मतलब एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, नॉट क्वांटिटी। क्लियर, जो ये मेजर करती है कि कितनी जो कंडक्टर है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर पा रहा है। तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। क्लियर, ओम्स लॉ का मतलब समझ में आया। तो ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? सिंपल सी बात, सिर्फ यही बताता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को घटा देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट घट जाएगा। क्लियर, अब ध्यान देना जरा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपनी डेली लाइफ में, तो ये आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करा है, अपनी लाइफ में आपने ऑब्जर्व करा है। कैसे करा है सर? देखिए, बिल्कुल करा है। जैसे होता क्या है, घरों में कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम से लाइट डिम हो जाती है। हम कहते हैं ना, अरे यार लाइट डिम हो गई, पंखे धीरे धीरे चल रहे होते हैं, लाइट थोड़ी डिम हो जाती है, ऐसे करके धीरे धीरे जल रही होती है। हमने घरों में देखा है ये चीज़। हम कहते हैं, कभी कभी बोलते भी हैं, अरे यार पीछे से ना लाइट डिम आ रही है, बोलते हैं ना कि पीछे से लाइट डिम आ रही है। तो लाइट डिम का मतलब क्या है? पीछे से वोल्टेज क्या हो गए? कम। तो जब वोल्टेज कम हो गए तो हमारे जो करंट जो हर एक फैन से या हर एक इलेक्ट्रिक बल्ब से जो हो रही है वो भी क्या हो गई? कम। जिसके वजह से हमारे फैन क्या होते हैं? मरे मरे से चलते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, कीची बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब इतना ग्लो कर रहा होता है पहले भुर्र की तरह, और फिर यूं ऐसे हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा ग्लो करता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ जाते हैं एकदम से इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर जाता है और फैन भी किच 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 बिल्कुल तेजी से घूमने लग जाता है। यही ओम्स लॉ है, यही ओम्स लॉ है। घरों में स्टेबलाइजर्स लगाए जाते हैं जो वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। मान लो घरों में अगर वोल्टेज कम हो गए, मतलब लाइट डिम हो गई, जिसे हम लाइट डिम कहते हैं, बेसिकली उसे वोल्टेज कम कहना ही कहते हैं। तो हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं, खचाक एकदम से करंट बढ़ जाती है और सारे जो अप्लायंसेज वो अच्छी तरीके से वर्क करने लग जाते हैं। क्लियर, ये आपने घरों में भी देखा होगा। तो ये था हमारा ओम्स लॉ का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अभी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम इसके आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये इसका ग्राफ है, मतलब ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अब डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, हटाएं इसको। सो ओम्स लॉ ने, मतलब जो साइंटिस्ट थे ओम्स, उन्होंने देखो डेफिनेशन क्या दी इसकी। उन्होंने डेफिनेशन ये दी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant temperature the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the electric potential difference applied across its end। So ये है हमारी डेफिनेशन ओम्स लॉ की। So according to this law, at constant temperature, the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the electric potential difference applied across its ends। Means जो V है वो directly proportional होगा R के। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ कहता है। याद रखिएगा, at constant temperature मतलब टेम्परेचर वेरी नहीं होगा, मतलब जो कंडक्टर होगा वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन ना हो। अब टेम्परेचर वेरिएशन क्यों है? तो मैं आपको आसान भाषा में अभी बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर टेम्परेचर क्या ले रहे हैं? रूम टेम्परेचर, मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अच्छा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
अब देखो, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विच इज डिनोटेड बाय आर। सो अगर आप इस ध्यान से देखें, जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा? V अपॉन आर के। जो करंट है वो किसके इक्वल होगा? V अपॉन आर के। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो R है हमारा वो किसके इक्वल है? V अपॉन आई के। ठीक है, जो हमेशा क्या आ रहा था? कांस्टेंट आ रहा था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, पहली चीज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ेगा, ये तो ओम्स लॉ कहता ही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्लियर? मतलब जो करंट है वो रेजिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, या फिर अगर कोई कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस हाई है, ज्यादा है, तो करंट कम फ्लो करेगी। अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कम है, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी। ये वाली बात समझ में आती है? रेजिस्टेंस क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी बस आप प्रैक्टिकली वो फॉर्मूले से समझिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो है, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला घटेगा। क्लियर? ये वाली बात समझ में आती है? मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं पोटेंशियल को दुगना कर रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दुगना कर दूं, तो मेरा करंट कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं रेजिस्टेंस को दुगना कर दूं तो करंट कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा या आधा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि व्हेन, यहां पर लिख देते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डबल, जब अगर आप उसको डबल करते हो, देन इलेक्ट्रिक करंट बिकम बिकम डबल। ठीक है, तो वो भी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को आधा कर रहे हो या फिर डबल कर रहे हो, देन इलेक्ट्रिक करंट बिकम, क्लियर? ये वाली बात समझ में आती है? यहां पर कोई डाउट? सो इलेक्ट्रिक करंट, ये था हमारा ओम्स लॉ, ये इसका छोटा सा फॉर्मूला जो हमारे इस चैप्टर में बहुत यूजफुल होगा। क्लियर? तो अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। और ये छोटी छोटी बातें कि किसको बढ़ा के क्या होगा, किसको घटा के क्या होगा, ये छोटी छोटी बातों को भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। क्लियर? वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए कर लिया, हटाए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, क्योंकि इसी ने ही परेशान कर रखा है। ओम्स लॉ तो हमें समझ में आ गया, ओम्स लॉ तो हमें बहुत समझ में अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि पोटेंशियल बढ़ा रहे करंट बढ़ रहा, पोटेंशियल बढ़ा रहे करंट बढ़ रहा, या पोटेंशियल घटा रहे तो करंट भी घट रहा। ओम्स लॉ तो समझ में आ गया। लेकिन अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या बवाल है? ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट क्या है, इसको देखते हैं जल्दी से। दोस्तों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी फिगर, बड़ी सी फिगर बनाई है। क्लियर? फिगर देखे समझिए क्या है। ये एक वायर है, लेकिन वायर के हम बाहर ऊपर उस वायर को नहीं देख रहे, हम उसके अंदर जा रहे हैं, मतलब हम उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में चले गए हैं। अब ये हमारे एटम्स हैं, उसके वायर के क्या हैं? एटम्स हैं। ये एक एटम, ये एक एटम, फिर ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम। ठीक है, आप वायर लेना चाहो वायर ले लो, कंडक्टर लेना चाहो कंडक्टर ले लो। सर इंसुलेटर ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते मेरे भाई, इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं करती। इस चैप्टर में इंसुलेटर का क्या लेना देना? गुस्सा नहीं कर रहे, बता रहे। ठीक है, अच्छा, यहां पर हमने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे इस बैटरी को हमने लगाया तो करंट फ्लो होगी आई। ये वाली बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तो समझ में आया सर, लेकिन हम तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस समझना चाहते हैं, वो तो आप समझा ही नहीं रहे। समझाते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये देखो क्या है? एटम है। ठीक है,
हम जानते हैं कि जितने भी कंडक्टर्स हैं, जैसा आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, आपका जिंक हो गया, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, मीन्स कंडक्टर्स हैं। इनकी बाहर की शेल में सिर्फ 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको आसानी से आप निकाल सकते हो, जिनको आसानी से आप एनर्जी देके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये वाली बात भी समझ में आती है। ये क्या है, एटम्स हैं। ये क्या है, शेल्स हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। बाहर की शेल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया है, कंडक्टर्स है, मेटल है, इसलिए। अब जब हम पोटेंशियल लगाते हैं, जब हम बैटरी लगाते हैं, मतलब हम क्या काम कर रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं। हम हर एक एटम को या फिर कंडक्टर के एटम्स को एनर्जी दे रहे हैं, और वो एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इस एटम के इस वाले इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, एनर्जी लेने के बाद क्या हो गया, अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा नहीं खींच पाता, तो उसने एनर्जी लेने के बाद वो बाहर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बाहर आ गया, ऐसे करके। भाई ये वाली बात समझ में आती है, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और बहनों भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई फ्री मतलब अपने एटम से फ्री हो गया, अपने घर छोड़ के निकल लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाली बात समझ में आती है। तो इस एटम में हमने इसको पोटेंशियल लगाया, बैटरी लगाई, और बैटरी लगाने के बाद हम क्या काम कर रहे हैं, हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हमने एनर्जी दे दी, अब वो बाहर निकल गया। उसी तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे एटम्स होंगे, हम तो सिर्फ 6 एटम ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एटम्स होंगे, तो मैं सारे तो नहीं बना सकता ना, ठीक है। तो हम सिर्फ एक सैंपल ले रहे हैं जिससे मैं आपको समझा सकूँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है। अब ध्यान दो, थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकल गए, ठीक है। अब वो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इधर भागेंगे, ये भी आप जानते हो, इधर भागेंगे। ये जब पॉजिटिव होगा ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, इधर ऐसे करके, ऐसे 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 इधर खींचेगा। अब होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो ये आपस में भी कोलाइड करेंगे। कोलाइड मतलब टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, और एटम से भी टकराएंगे। टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे मेरे भाई। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके आएंगे तो ये अपने आप से भी टकराएंगे और इन एटम से भी टकराएंगे। इस कोलिजन को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इस कोलिजन की वजह से, या फिर और थोड़ा ध्यान से समझो, जब ये कोलिजन होगा इनके बीच में, तो बेसिकली बहुत ही कम टाइम पे बाहर आ पाएंगे। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो रहे हैं, अपोज हो रहे हैं। कंडक्टर के अंदर ही कुछ ऐसा है कि जिसके वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो रहे हैं, बाहर आने से अपोज हो रहे हैं, उन्हें कोई रोक रहा है। बेसिकली वो खुद कोलाइड कर रहे हैं, या फिर एटम का स्ट्रक्चर है, ये एटम है जो उनको टकरा के उनको रोक रहे हैं। तो इसी को ही हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब ये कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है जिनके एटम दूर दूर हो, ठीक है, या फिर बहुत छोटे छोटे एटम हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसको खुला खुला रास्ता मिलेगा और आराम से बाहर निकल जाएगा। मतलब कोलिजन कम हो रहा है, कोलिजन बहुत कम होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम या ज़्यादा, कम होगा। लेकिन अगर मान लो कोई मेटल है जिसके एटम बहुत बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े मतलब उनके बीच में गैप बहुत ही कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनको निकलने का रास्ता बहुत कम मिलेगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा कोलाइड करेंगे एटम के साथ। मतलब कंडक्टर ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। मीन्स रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। ये वाली बात समझ में आती है। इसी कोलिजन को ही हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया, क्लियर होता है। ये वाली बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट था हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। और आप लिख भी सकते हो कि ड्यूरिंग कोलिजन between electrons and atoms opposes the flow of electrons, और इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। भाई अगर इलेक्ट्रिक चार्ज भागने से रुकेगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो अगर रुक रहा है, तो बेसिकली करंट क्या हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि आई होप आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा तो करंट कम होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया।
कोई डाउट है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखें। क्लियर? सिंपल सी बात है, मतलब ये कंडक्टर की ही ये प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को क्या करेगी? अपोज करेगी। अगर एटम्स क्या हो? अच्छी तरीके से पैक्ड हो, कंडक्टर होगा ना। अगर मान लो एल्यूमिनियम है, अब देखो खुद सोचो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एल्यूमिनियम जो है उसके बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीनों के 3 बाहर आ गए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मीन्स कोलिजन होगा वहाँ पर, तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस। वहीं अगर हम बात करें सोडियम, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा बस वो, तो कोलिजन वहाँ कम होगा। तो कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। ओके, चलिए डेफिनेशन देखिए इसकी। अब चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। हाँ, सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? देखो, सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of electric charge through conductor। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या कर रही है? अपोज कर रही है, उसे रोक रही है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर कोई बात है? यहाँ पर कोई डाउट? अच्छा, अब रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी किसके इक्वल है? आई आर के। तो आर किसके इक्वल होगा? वी अपॉन आई के। क्लियर? आर किसके इक्वल होगा? वी अपॉन आई के। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्लियर, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या फिर ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगी, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। ओके, अच्छा, यूनिट क्या होगी? सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विच इज ओम। ठीक है, ओम वाला ओम नहीं, ओम साइंटिस्ट वाला ओम, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, और उन्होंने एक सिंबल यूज करा ओमेगा। क्या कहते हैं इसको बेटा? ओमेगा, ओम, ओमेगा। क्लियर? अच्छा, अगर क्वेश्चन में आया ओम को कैसे डिफाइन करें या फिर 1 ओम को डिफाइन कैसे करें, तो इसको भी देख लेते हैं। डिफाइन 1 ओम। तो देखो जरा, 1 ओम, देखो 1 ओम इक्वल होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्या ये नहीं लिख सकता मैं? हाँ या ना? देखो जरा भाई, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, जब दोनों जब 1 1 होगा तभी तो यहाँ 1 आएगा। तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 ओम के इक्वल होगा। सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब तो समझाइए। मतलब देखो साफ है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, अच्छा, हाँ, फिर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और हमने क्या काम करा? हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी। हमने क्या काम कर दिया? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसके अंदर हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और ध्यान देना, अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो करती है, अगर 1 एम्पियर की उसमें करंट फ्लो करती है, तो समझ जाओ इसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। ठीक है, समझ में आता है? अगर हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिया है तो और 1 वोल्ट उसमें लगाते हैं और 1 एम्पियर करंट फ्लो करती है, तब हम कह सकते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। मान लीजिए ये वायर है, मुझे इसका रेजिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, और मैंने क्या काम कर दिया? 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और अगर इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, कैसे देखेंगे? एमीटर लगा के, तो समझ जाओ इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ओके, क्लियर होता है? अच्छा, तो डेफिनेशन लिखें। तो डेफिनेशन बेसिकली आप लिख सकते हैं 1 ओम इज द रेजिस्टेंस देन व्हेन 1 वोल्ट या फिर 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस applied across a conductor then 1 ampere
इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसकी छोटी छोटी बातें, रेजिस्टेंस मतलब उसकी यूनिट और उसका 1 ओम की डेफिनेशन, ठीक है। एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहेंगे, इसका सिंबल भी है एक, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस का एक सिंबल, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक सिंबल्स होते हैं, सेल का सिंबल ये होता है, एमीटर का सिंबल ये होता है, तो इस रेजिस्टेंस का भी एक सिंबल है। अब देखो रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर का होगा, फैन का भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, हर एक का रेजिस्टेंस होगा। तो बार बार अब वो तो ड्रॉ करेंगे नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ एक फ़ैन का रेजिस्टेंस है 50 ओम, तो क्या फ़ैन ड्रॉ करते रहोगे क्या? नहीं मेरे भाई, तो हम एक सिंबल को यूज़ करेंगे। अब वो सिंबल क्या है? तो सिंबल है बेसिकली हमारा ये हमारा आर, उसमें लिख दो आर, आर उसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये सिंबल है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? समझ में आया? अच्छा, एक और ध्यान दीजिए यहाँ पर एक छोटी सी बात और, 1 किलो ओम किसके इक्वल होगा? 1000 ओम के। 1 किलो ओम किसके इक्वल होगा? 1000 ओम के। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरीके से 1 किलो ओम में कितने होंगे? 1000 ओम होंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और छोटी मोटी बातें, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट यहाँ पर दोस्तों? कोई डाउट? अच्छा, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ओम्स लॉ के ऊपर, जो ज़्यादातर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। एक बार क्या काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्लियर? आसान से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, ट्राई करें। चलो देखें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कर लिया ना? पहला क्वेश्चन देखें, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रहने दो और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज हाफ, मतलब तो बाय हाउ मच डज द करंट चेंजेस। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। उसने कहा है कि पहले मान लो रेजिस्टेंस R1 था, वोल्टेज V1 था और करंट I1 फ्लो कर रही है पहले, ठीक है। तो V1 किसके इक्वल होगा? I1 R1 के, पहली इक्वेशन। उसने कहा है कि रेजिस्टेंस तो सेम ही रहा, लेकिन जो वोल्टेज है वो आधा कर दिया हमने, ठीक है। वो हमने क्या काम कर दिया? आधा कर दिया। तो ये बताओ I2 कितना होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अगर आप वोल्टेज को बढ़ा देते हो तो करंट भी बढ़ जाता है, और अगर आप वोल्टेज को घटा देते हो तो करंट भी घट जाता है। वोल्टेज कितना बड़ा है? वोल्टेज कितना हो गया? दुगना। तो करंट भी कितनी हो गई होगी? दुगनी। मतलब ये करंट तो आधा हुआ है ना, तो करंट आधा, तो करंट भी आधी। तो I2 किसके इक्वल होगा? I2 इक्वल होगा I1/2 के, ठीक है। I2 किसके इक्वल होगा भाई मेरे? I1/2 के। पहला क्वेश्चन समझ में आया? कर लिया होगा। किसका आंसर सही है? जिसका आंसर सही हुआ तो कमेंट बॉक्स में हैंड्स अप करके सेंड कर देना। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये तो। देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है कि आ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग इन इट, व्हाट आर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट एंड्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको दे रखी है करंट 20 ओम 2 एम्पियर की, ठीक है, 2 एम्पियर की, और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 20 ओम का, और आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रखा होगा। सो V इक्वल टू आई आर। V किसके इक्वल है? नहीं पता। I हमें पता है 20, तो V कितना आया? 40 वोल्ट, ठीक है। तो 40 वोल्ट का इसका आंसर हुआ। क्लियर? किस किस का आया? चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बार ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मुझे लग रहा होगा आपको इसकी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। क्लियर? एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हेन अ 4 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। तो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 4 ओम और वोल्टेज आपको दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है। अगर 4 ओम का रेजिस्टेंस 12 वोल्ट की बैटरी में लगाया जाए, तब नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेजिस्टर पर सेकेंड, फिर से सुनो,
नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेजिस्टर्स पर सेकेंड। भाई मेरे नंबर ऑफ कूलम्स पर सेकेंड, बेसिकली आपको करंट निकालनी थी, इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं निकालना था, इसमें करंट निकालनी थी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होती है, मीन्स I = Q/T होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें करंट निकालनी थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक है, तो अब तो निकाल लोगे। V = IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V हमें पता है 12, करंट हमें नहीं पता थी, रेजिस्टेंस हमें पता है 4, तो करंट कितना आया 3 एम्पियर। करंट कितनी आई 3 एम्पियर। करंट कितनी आई 3 एम्पियर। क्लियर। अच्छा, और क्वेश्चन देखें, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते। सो दोस्तों ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर, फुल स्टॉप। What potential difference is needed to make a current of 250 milliampere flow through the same wire? क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार खुद से ट्राई करके देख लो यार, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार खुद से ट्राई कर लो दोनों क्वेश्चंस को। चलो देखते हैं। देख भाई, पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हैं और करंट फ्लो करती है 0.02 एम्पियर थ्रू अ वायर। मान लीजिए एक वायर है, मतलब एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, और जब हम 10 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट कितनी फ्लो करती है? कितनी फ्लो करती है मेरे भाई? फ्लो करती है 0.02 एम्पियर। 0.02 एम्पियर। तो उसने ये कहा है कि मैं अब इसी वायर में क्या पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं कि करंट 250 मिली एम्पियर फ्लो करे। मतलब यही रेजिस्टेंस है, यही वायर है, कितना पोटेंशियल मैं लगाऊं कि करंट कितनी फ्लो करे? करंट फ्लो करे 250 मिली एम्पियर। अभी देखो ये एम्पियर है मेरे भाई और ये मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी पार्ट 2, इसके अंदर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो अगर आप पहले केस में देखें तो मुझे करंट दे रखा है और वोल्टेज दे रहा है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लूँ। कैसे निकालूंगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR। सो V = IR। V मुझे मिल रखा है 10, I मेरे को दे रखा है 0.02, रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं, तो रेजिस्टेंस मेरा बन गया 10/0.02, पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, ये वाला पता है ना। उसके बाद 2 से 5 कैंसिल, सो रेजिस्टेंस कितना आया? 500 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया? 500 ओम। मतलब यहां पर भी 500 ओम, वायर तो हमने बदला नहीं। अब क्वेश्चन क्या बन गया? अब देखो क्वेश्चन ये बन गया कि 500 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल लगाऊं कि उससे करंट फ्लो करे 250 मिली एम्पियर। लेकिन इसे एम्पियर में बदल देते हैं एक बार। ठीक है, तो 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं? 1000 मिली एम्पियर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर होते हैं। तो 250 मिली एम्पियर में कितने होंगे? 250 में होंगे 250 डिवाइड में 1000। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 520, फिर उसके बाद ये आया हमारा 1/4 एम्पियर। ठीक है, लेकिन ये करंट को हमने बदला है। अब देखो यहाँ पर भी क्या लगा दो? V = IR। तो V = IR, V जो हमें निकालना था। ठीक है, I अभी हमने निकाला 1/4, R कितना है? 500, तो ये कितना आया? 250, उसके बाद ये 2 से कैंसिल 125, तो वोल्टेज आ गया मेरा 125 वोल्ट। ठीक है, मतलब ये कि 125 वोल्टेज अगर मैं लगा दूं 500 ओम के रेजिस्टेंस में या इस वायर के रेजिस्टेंस, इस वायर में, तो इसमें 250 मिली एम्पियर फ्लो करेगा करंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या इंपॉर्टेंट? लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करो। कर लिया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? ज़्यादातर ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना है, आसान सा है, टेंशन नहीं लेने का, आसान है। देखो क्या है, द वैल्यूज ऑफ करंट I फ्लोइंग अ कॉइल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल्स आर शोन बिलो। मतलब एक कॉइल ले रखी है, मतलब एक रेजिस्टेंस मानो। ठीक है, उसमें हमने क्या काम करा है कि अलग अलग पोटेंशियल्स लिए हैं, अलग अलग क्या लिए हैं? पोटेंशियल्स, और उनकी अलग अलग करंट देखी है। मतलब एक टेबल बनाई है करंट और पोटेंशियल की। तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है V और I का, और
रेजिस्टेंस बताना है कॉइल का। बहुत आसान है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको क्या काम करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, जहां पर एक्स एक्सिस में आप v ले लेंगे और y एक्सिस पे आप i ले लेंगे। उसके बाद अब यार क्लास 10th में तो हुई ना, तो क्लास 10th में आपने क्लास 9th में हमने टेबल करी होंगी कि x को 0 लिया तो y की वैल्यू आई, x को 1 लिया तो y की वैल्यू आई, फिर ऐसे करके x और y की टेबल आती थी, फिर तुम पॉइंट किटी 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 पॉइंट करके ग्राफ प्लॉट करते थे। तो वो भी यही है, इसको भी ऐसे ग्राफ को प्लॉट करना है। यहाँ पर वोल्टेज हो गया, तो मैं अब देखो मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, तो मैं सिंपली बस ऐसे आपको बता देता हूँ 0.85, उसके बाद 1.70, उसके बाद 3.5, उसके बाद 5, उसके बाद 6.8। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर नंबरिंग लिख दी। उसके बाद यहाँ पर इसकी लिख दी 0.05, उसके बाद 1.0 या फिर 0.10, 0.20, 0.30 और 0.40। और उसके बाद ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन। तो प्लॉट हो गया। प्लॉट करने के बाद उसने पूछा है रेजिस्टर निकालो, तो रेजिस्टर कैसे निकालेंगे, v अपॉन आई का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो r v अपॉन आई, अब कोई सा भी v ले लो, इनमें से कोई सा भी v और कोई सा भी r, कोई सा भी ले लो। तो कोई सा भी अगर आप लोगे तो कौन सा ले लो, मान लो ये ले लेते हैं। तो v कितना है 0.085, i कितना है 0.05, कैंसिल। तो कितना आया, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 7। तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे भाई, रेजिस्टेंस आ रहा है 17 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 17 ओम। अब आप कोई सा भी रेशियो उठा लो 17 ही आएगा, कोई सा भी उठा लो 17 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ पर। तो ये था इस वीडियो में मैंने आपको ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस को देखकर अब आपको डर ना लगे। क्लियर, अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। क्लियर, आज की वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय।